तो चलिए आज उस गुत्थी को सुलझाते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लगभग हर उम्मीदवार को परेशान करती है, रीजनिंग। खास तौर पर वो सवाल जो पहली नज़र में किसी दिमागी कसरत या पहेली जैसे लगते हैं, रक्त संबंध और दिशा ज्ञान। हमारे पास बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी से जुड़ी कुछ बेहतरीन सामग्री है, जिसमें फाइलो और एडा 24/7 की गाइड्स और RS अग्रवाल की किताब जैसे स्रोतों का जिक्र है। आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि इन सवालों को हल कैसे करें, बल्कि ये समझना है कि परीक्षा लेने वाले आखिर हमारे दिमाग में झांक कर देखना क्या चाहते हैं। ये सवाल क्यों पूछे जाते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ सवाल जवाब का खेल नहीं है। जैसा एक स्रोत बताता है, ये असल में उम्मीदवार की लॉजिकल प्रोसेसिंग स्पीड को परखने का एक तरीका है। लॉजिकल प्रोसेसिंग स्पीड? हाँ, यानी जब आपको उलझी हुई जानकारी दी जाती है, तो आप दबाव में उसे कितनी तेजी और सटीकता से व्यवस्थित कर पाते हैं। ये सिर्फ आपकी याददाश्त का टेस्ट नहीं, बल्कि आपकी सोच की बनावट का टेस्ट है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उस टॉपिक से जो रिश्तों को भी उलझा देता है, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशंस। ये लगभग हर रीजनिंग सेक्शन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे आप बच ही नहीं सकते। A B का पिता है जो C की बहन है, लेकिन C B का भाई नहीं है। अरे भाई, ये सुनते ही दिमाग का दही हो जाता है। इसमें उलझना बहुत आसान है। बिल्कुल, और यही तो परीक्षक का मकसद है। वे देखना चाहते हैं कि आप इस शाब्दिक जाल में फंसते हैं या इससे बाहर निकलकर एक साफ तस्वीर बना पाते हैं। असल में ये सवाल आपकी दी गई जानकारी से एक पारिवारिक संरचना बनाने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। मोटे तौर पर इनमें 3 तरह के सवाल होते हैं। पहला, पहेली वाला, जहां 4-5 लोगों के रिश्तों का एक पूरा पैराग्राफ दे दिया जाता है। और दूसरा, वो कोडेड वाला, जो मुझे तो किसी एलियन भाषा जैसा लगता है। P+Q का मतलब PQ का पिता है, या P#Q का मतलब PQ की बहन है। हर सवाल के लिए आपको एक नई डिक्शनरी दी जाती है। सही कहा। वो कोडेड वाले सवाल तो असल में आइकिया का फर्नीचर जोड़ने जैसे हैं। आपके पास सारे टुकड़े हैं, निर्देश हैं, आपको बस उन्हें सही क्रम में लगाना होता है। हाँ, और तीसरा प्रकार होता है किसी तस्वीर या व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए संबंध बताने वाला। हाँ, इन सभी को हल करने की सबसे कारगर रणनीति है एक फैमिली ट्री या डायग्राम बनाना। हाँ, ये सलाह तो मैंने भी सुनी है कि डायग्राम बनाओ। लेकिन यह एक गहरी बात भी तो होगी। ये सिर्फ एक ट्रिक तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, ये दिमाग के काम करने के तरीके का फायदा उठाने जैसा है। हमारा दिमाग शब्दों की लंबी लड़ियों से ज्यादा विजुअल पैटर्न यानी तस्वीरों को समझने में माहिर होता है। अच्छा, हाँ, जब आप सुनते हैं A B का पिता है जो C की बहन है, तो आप अपनी वर्किंग मेमोरी पर बहुत जोर डाल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे कागज पर एक चित्र में बदलते हैं, तो आप उस बोझ को दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स पर शिफ्ट कर देते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स पर? हाँ, जो इसे कहीं ज्यादा तेजी से और सटीक रूप से समझ सकता है। ये एक तरह की दिमागी आउटसोर्सिंग है। आप दिमाग के एक हिस्से का काम दूसरे ज्यादा कुशल हिस्से को दे रहे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है, दिमागी आउटसोर्सिंग। लेकिन कई टॉपर्स दावा करते हैं कि वो समय बचाने के लिए ये सवाल दिमाग में ही हल कर लेते हैं। तो क्या डायग्राम बनाना हमेशा सबसे अच्छा तरीका है, या ये उन लोगों के लिए एक बैसाखी है जिनकी विजुअलाइजेशन कमजोर है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दिमाग में हल करना एक एडवांस स्किल है, और ये दोधारी तलवार की तरह है। जो इसमें माहिर हैं वे बेशक 10-15 सेकंड बचा सकते हैं, लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। सही बात है। परीक्षा के दबाव में एक छोटा सा रिश्ता भी गलत समझ लिया तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि पहले डायग्राम बनाने में महारत हासिल करें। जब आप 50-100 सवाल डायग्राम से बना लेंगे, तो आपकी स्पीड अपने आप इतनी बढ़ जाएगी कि वो दिमाग में करने के लगभग बराबर हो जाएगी। लेकिन सटीकता ज्यादा रहेगी। हाँ, सटीकता 100% रहेगी। डायग्राम एक बैसाखी नहीं, एक मजबूत नींव है। और डायग्राम बनाने का भी कोई स्टैंडर्ड तरीका होगा? मतलब मैं जब तैयारी कर रही थी तो कभी पुरुष के लिए गोला बना देती थी, कभी महिला के लिए, और बाद में खुद ही उलझ जाती थी। हाँ, एक सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हमेशा पुरुषों के लिए एक वर्ग और महिलाओं के लिए एक वृत्त का इस्तेमाल करें। ठीक है। पति पत्नी के रिश्ते को एक डबल लाइन से दिखाएं और भाई बहन के रिश्ते को एक सिंगल लाइन से। और पीढ़ियों को हमेशा अलग अलग लेवल पर रखें। दादा दादी सबसे ऊपर, फिर माता पिता, फिर बच्चे। एक ढांचा बन जाता है पूरा। बिल्कुल। इस तरह का एक सिस्टम बनाने के बाद सवाल कितना भी घुमावदार हो, आपका डायग्राम आपको धोखा नहीं देगा। और खास तौर पे इकलौता बेटा
या इकलौती बहू जैसे शब्दों पर गोला लगा दें। ये गेम चेंजर होते हैं। हाँ, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। इकलौता बेटा का मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई बहन नहीं हो सकती। यही छोटी छोटी बातें हैं जो परीक्षक परखना चाहता है। तो ब्लड रिलेशन में साली बात जानकारी को एक विजुअल नक्शे में सही ढंग से जमाने की है। और ये विजुअलाइजेशन का आइडिया एक और टॉपिक में बहुत काम आता है, जहां लोग अक्सर अपने ही दिमाग में खो जाते हैं, दिशा ज्ञान परीक्षण या डायरेक्शन सेंस टेस्ट। बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। अगर ब्लड रिलेशन एक स्थिर यानी स्टैटिक नक्शा बनाना है, हाँ, तो दिशा ज्ञान एक गतिशील यानी डायनामिक नक्शा बनाने जैसा है। इसमें एक व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में चलता है और आखिर में उसकी शुरुआती बिंदु से स्थिति या दूरी पूछी जाती है। यह उम्मीदवार की स्पानिक जागरूकता यानी स्पेशल अवेयरनेस को परखता है। हमारे स्रोतों में से एक ने इसे भौतिकी के वेक्टर क्वांटिटी से जोड़ा था। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, और ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। भौतिकी में वेक्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसी मात्रा जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, या यहाँ दूरी आपका परिमाण है और दिशा तो है ही। जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर और फिर पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, तो उसने कुल दूरी तो 20 मीटर तय की। सही है। ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन उसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी, बिल्कुल वो कुछ और होगी जिससे हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। परीक्षक यही देखना चाहता है कि क्या आप दूरी और विस्थापन के इस फर्क को समझकर सही जवाब दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सवाल सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि व्यक्ति कहाँ पहुंचा, बल्कि ये पूछ रहा है कि व्यक्ति अपनी शुरुआत से कितना और किस दिशा में विस्थापित हुआ। हाँ, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और इसमें सबसे आम गलती कहाँ होती है पता है? कहाँ? बाएं और दाएं मुड़ने में। उम्मीदवार अक्सर अपने दाएं बाएं के हिसाब से मोड़ देते हैं, लेकिन आपको हमेशा ये सोचना है कि जो व्यक्ति चल रहा है उसका दायां बायां किधर होगा। हाँ, ये बहुत होता है। अगर कोई उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका दायां पूर्व होगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है तो उसका दायां पश्चिम होगा। मेरे एक छात्र ने एक बार बड़ी मजेदार गलती की थी। वो परीक्षा हॉल में अपनी कुर्सी पर ही घूम घूम कर देख रहा था कि दायां किधर पड़ेगा। अरे, ये तो बहुत से लोग करते होंगे। तो इसका सीधा सा तरीका क्या है? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस कागज पर डायग्राम बना रहे हैं उसे अपनी दिशा मान लें। ऊपर हमेशा उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। ठीक है। फिर बस ये कल्पना करें कि व्यक्ति उस कागज पर चल रहा है और जब तक सवाल में 45 या 135 डिग्री जैसा कोई कोण ना दिया हो, हर मोड़ को हमेशा 90 डिग्री का समकोण ही माने। अच्छा, इन दो नियमों को याद रखने से आधी से ज्यादा गलतियां खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ भी डायग्राम बनाना ही सबसे जरूरी है। एक शुरुआती बिंदु बनाकर हर मोड़ और दूरी के साथ एक रेखा खींचते जाना। बिना डायग्राम के इन सवालों को सिर्फ दिमाग में हल करने की कोशिश करना तो खतरनाक ही होगा, खासकर जब परीक्षा का दबाव हो। खतरनाक नहीं, आत्मघाती होगा, क्योंकि दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है और दबाव में सबसे पहले वही गलतियां करता है जो सबसे आम होती हैं। एक सरल सा चित्र एक जटिल सवाल को भी इतना आसान बना देता है कि आपको सिर्फ एक समकोण त्रिभुज दिखता है और पाइथागोरस का फॉर्मूला अपने आप याद आ जाता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि इन पहेलियों को सुलझाना कैसे है, लेकिन असली लड़ाई तो परीक्षा हॉल में होती है। स्रोतों में आर.एस. अग्रवाल की अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जैसी किताबों का जिक्र है। क्या सिर्फ ऐसी कोई किताब पूरी तरह पढ़ लेना काफी है? देखिए, किताबें नक्शे की तरह होती हैं। वे आपको रास्ता दिखाती हैं, हर तरह के सवाल का पैटर्न और उन्हें हल करने के बेसिक तरीके सिखाती हैं। लेकिन गाड़ी चलाना सिर्फ नक्शा देखकर नहीं आता, उसके लिए आपको स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखना पड़ता है। सही बात है। असली तैयारी अभ्यास से होती है। प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि उस ज्ञान को सीमित समय में प्रस्तुत करने की यानी प्रदर्शन की भी परीक्षा है। और यहीं पर रणनीति का महत्व सामने आता है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे लागू करना भी आना चाहिए। हाँ, रणनीति के कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, समय प्रबंधन। जैसा कि अड्डा 247 की गाइड में साफ बताया गया है, सटीकता के साथ साथ गति भी जरूरी है। स्पीड और एक्यूरेसी। हाँ, लेकिन गति का मतलब हड़बड़ी नहीं है। इसके लिए घर पर हमेशा टाइमर लगाकर अभ्यास करें, लेकिन एक तरीके से। तरीके से मतलब? शुरुआत में बिना टाइमर के सवाल हल करें, सिर्फ सटीकता पर ध्यान दें। जब 95% से ज्यादा सटीकता आने लगे, तब टाइमर का इस्तेमाल शुरू करें। खुद को चुनौती दें कि एक सवाल को पहले 90 सेकंड, फिर 75 और फिर 60 सेकंड में हल करें। और दूसरा बिंदु जो आपने पहले भी छुआ था,
गलतियों का विश्लेषण। हम अक्सर मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ अपना स्कोर देखते हैं और खुश या दुखी हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट का असली फायदा स्कोर में नहीं बल्कि उसके बाद के विश्लेषण में है। अपनी हर गलती को एक एरर लॉग या डायरी में लिखें। गलती को 3 श्रेणियों में बांटें। 3 श्रेणियां कौन सी? पहली, कॉन्सेप्ट की गलती। क्या आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता था? दूसरी, सिली मिस्टेक। क्या आपने 6 गुणा 3 को 24 लिख दिया? हाँ, होता है। और तीसरी, सवाल पढ़ने में गलती। क्या आपने नहीं है को है पढ़ लिया? जब आप अपनी गलतियों के पैटर्न को पहचान लेंगे तभी आप उन पर काम कर पाएंगे। और एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर उम्मीदवार नजरअंदाज कर देते हैं, नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग। बिहार एसआई जैसी परीक्षाओं में हर गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाते हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा असर डालता है। बिल्कुल। नकारात्मक अंकन सिर्फ आपके स्कोर को कम नहीं करता, ये आपकी निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा है। ये आपको अंदाजा या तुक्का लगाने की आदत से रोकता है। अगर आप किसी सवाल को लेकर 50-50 भी हैं, तो भी आपको ये हिसाब लगाना होगा कि क्या तुक्का लगाना फायदे का सौदा है या नहीं। तो ये एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट भी है। एकदम। ये एक अनुशासित दिमाग की मांग करता है। अगर आप किसी सवाल को लेकर पूरी तरह अनिश्चित हैं, तो उसे छोड़ देना ज्यादा समझदारी है। उस एक सवाल के लालच में आप अपने कमाए हुए अंक भी गवा सकते हैं। लेकिन जब परीक्षा हॉल में होते हैं और कोई सवाल हल नहीं हो रहा होता, तो दिमाग पर एक अलग ही दबाव होता है। ऐसा लगता है कि इसे छोड़ दिया तो रेस में पीछे रह जाएंगे। उस वक्त क्या करना चाहिए? असली मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। इसके लिए एक नियम है, 30 सेकंड रूल। 30 सेकंड रूल। हाँ, किसी भी रीजनिंग के सवाल पर अगर आपको पहले 30 सेकंड में ये समझ नहीं आ रहा है कि इसे शुरू कैसे करना है, तो उस पर अहंकार की लड़ाई मत लड़िए। उसे निशान लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अक्सर जब आप बाकी पेपर करके वापस उस सवाल पर आते हैं, तो आपका दिमाग एक नए नजरिए से उसे देखता है और वो हल हो जाता है। सही है। परीक्षा में ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कौन सा सवाल करना है, जितना ये कि कौन सा सवाल छोड़ना है। आज की इस चर्चा से ये तो साफ हो गया है कि रक्त संबंध और दिशा ज्ञान जैसे रीजनिंग के विषय रटने के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। ये तार्किक सोच, जानकारी को व्यवस्थित करने और दिमागी बोझ को विजुअल तरीकों से कम करने के बारे में है। डायग्राम बनाना, एक सिस्टम का पालन करना और समय के साथ साथ अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए अभ्यास करना ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। और अंत में विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। हमने इन संरचित पहेलियों को हल करना सीखा, जहां नियम और रास्ते स्पष्ट हैं। हम जानते हैं कि एक डायग्राम बनाना है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है और एक तय प्रक्रिया का पालन करना है। लेकिन क्या हम इसी तरह की तार्किक और चरण दर चरण सोच का उपयोग अपने जीवन की उन पहेलियों को सुलझाने के लिए कर सकते हैं जहां नियम उतने स्पष्ट नहीं होते, जहां जानकारी अधूरी होती है और रास्ते अनिश्चित होते हैं? क्या करियर या रिश्तों की उलझनों को भी एक डायग्राम बनाकर बेहतर समझा जा सकता है?